नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BA पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे BA फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट नंबर 3, जो कि इस यूनिट में हम आपको पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा रहे थे। 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिसमें से हमने आपको 3 प्रकार का पोषक तत्व पढ़ा दिया है। अब उसी सीरीज़ में हम आगे देखेंगे। अगला हमारा पोषक तत्व है वसा व लिपिड्स। वसा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की भांति ही वसा भोजन के आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। जैसे प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट भोजन के आवश्यक तत्व होते हैं, उसी तरीके से वसा भी क्या होते हैं, हमारे पोषक तत्व होते हैं। इसमें आगे देखते हैं, वसा या लिपिड्स भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले या वाली वह स्निग्धता या चिकनाई होती है जिसके लिए हमें जंतु व वनस्पति दोनों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए क्योंकि जंतु व वनस्पति दोनों साधन से हम क्या करते हैं, वसा की प्राप्ति करती हैं। जंतुओं के शरीर में चर्बी के रूप में तथा वनस्पति जैसे अनाज, बीज, फल एवं तेल के रूप में पाई जाती है। तो इस तरीके से हम जो वसा प्राप्त करते हैं वो जंतुओं तथा वनस्पति दोनों से प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं, वसा शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, वैसे ही वसा का कार्य भी क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना। इनका ऊर्जा मूल्य कार्बोहाइड्रेट से 2 गुने से भी अधिक होता है। प्रायः कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा दुगनी मात्रा से भी अधिक ऊर्जा उत्पादित करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम से जहाँ 4 कैलोरी मिलती है, जो हमारा कार्बोज होता है, उससे अगर हम 1 ग्राम खाएंगे तो उससे हमें 4 कैलोरी मिलेगी। उसी तरीके से जब हम 1 ग्राम वसा खाते हैं तो इससे 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है 2 गुने से भी ज़्यादा। आगे देखते हैं, वसा एक कार्बनिक यौगिक होता है। वसा व लिपिड्स का संगठन कार्बन, C, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों के संयोग से बना होता है। जो वसा या लिपिड्स होता है, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं तथा ऑक्सीजन होते हैं। आगे देखते हैं, वसा का निर्माण किसी एक गिरसलाल पदार्थ का एक वसीय अम्ल, जिसको फैटी एसिड बोलते हैं, जो कि जो वसा हम खाते हैं वो अपने सरलतम इकाई किसमें घुल जाता है, वसा वसीय अम्ल में घुल जाता है, के संयोग से होता है। वसा में कार्बन, हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन तत्व काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात जहाँ कार्बोहाइड्रेट में 1:2 होता है, वहीं वसा में यह अनुपात कैसे हो जाता है, 1:3 से 1:7 के बीच में होता है। संभवतः वसा के इसी गुण के कारण इसमें ऊर्जा देने की शक्ति ज़्यादा होती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं थोड़ा सा वसा के गुण के बारे में, कि वसा की क्या क्वालिटी होती है तथा ये क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। वसा में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। जैसे वसा पानी में अघुलनशील होते हैं। जो वसा होते हैं पानी में कैसे होते हैं, घुलते नहीं हैं। अगर हम इसको मिलाते हैं तो आप देखिए, पानी में जब हम इसको घोल के मिलाते हैं, पानी में आप चाहे थोड़ा सा घी डाल के देखिए, चाहे मक्खन डाल के देखिए, वो घुलता नहीं है, ऊपर तैरता रहता है। अगला क्लोरोफार्म, बेंजीन व ईथर में ये वसा क्या हो जाता है, घुल जाता है। अगला है, वसा अन्य पोषक तत्वों की अपेक्षा देर में पचनशील होता है। इसीलिए जब हम इसकी मात्रा ज़्यादा ले लेते हैं तो हमें ये पाचन देर से करता है तथा हमें भूख भी देर से लगती है, क्योंकि जब जल्दी पचेगा नहीं तो हमें भूख लगेगी नहीं। अगला, अधिक समय तक अधिक ताप में रखने पर वसा ग्लिसरॉल तथा वसा अम्लों में परिवर्तित हो जाती है, जिससे एक अन्य पदार्थ बनता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जिसे एक्रोलीन कहते हैं। इसीलिए धुएं की स्थिति तक वसा को गर्म नहीं करना चाहिए। जब वसा में धुआं निकलने लगता है, वसा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है या ज़्यादा देर तक उसको हम पकाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इसमें एक्रोलीन नामक धुआं निकलता है, जो कि हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। आगे देखते हैं, पानी के साथ फेंटने पर वसा अति सूक्ष्म कणों के द्रव में रूप में तैरने लगती है। यह क्रिया पायसीकरण कहलाती है। यह क्रिया वसा के पाचन में भी सहायता करती है तथा पायस वसा दूध, दही आदि में पाया जाता है। उसके बाद अगला है, क्षारीय पदार्थों के साथ मिलकर वसा साबुन के समान चिकना पदार्थ बनाती है। इस क्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। शरीर में यह क्रिया
आंत्र नलिका में आंत्र रस के साथ मिलकर इसी प्रकार का पदार्थ बनाती है जो कि अवशोषण में सहायता करता है। शरीर में वसा 90 से 95% तक पचनशील होती है। उसके बाद अगला है वसाओं की सुगंध, उनका गलनांक तथा उनकी जमने की क्षमता उनकी कार्बन श्रृंखलाओं पर निर्भर करती है। उसके बाद देखें रासायनिक संगठन। वसा का जो रासायनिक संगठन होता है उसको देखते हैं। वसा व लिपिड्स में मुख्य रूप से 2 तत्व पाए जाते हैं, एक ग्लिसरॉल होता है तथा वसीय अम्ल होता है। ग्लिसरॉल जो होता है यह एक प्रकार का एल्कोहल होता है जिसके कार्बन के 3 अणु उपस्थित होते हैं। उसके बाद देखते हैं वसीय अम्ल। वसीय अम्लों में भी कार्बन की श्रृंखला होती है, किंतु एल्कोहल कार्बन श्रृंखला की तुलना में यह कार्बन अणु श्रृंखला लंबी तक होती है। इसकी श्रृंखला कैसी होती है? लंबी होती है, जैसे 4 से 22 तक होती है। वसीय अम्लों में कार्बन श्रृंखला पर हाइड्रोजन परमाणुओं के जुड़ने के स्थान पर भिन्नता होती है, जिसके कारण वसीय अम्ल एक दूसरे से अलग होते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? जो वसीय अम्ल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त वसीय अम्ल, एक असंतृप्त वसीय अम्ल। जो संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं, जैसे मक्खन हो गया, मोम हो गया। जो असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं वो तरल अवस्था में हो गया, जैसे तेल हो गया, सभी चीज़ें। तो संतृप्त वसीय अम्ल क्या होते हैं? इन वसीय अम्लों में प्रत्येक कार्बन परमाणु के 2 हाइड्रोजन के परमाणु क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। केवल पहले व अंतिम कार्बन परमाणु पर क्रमशः ये जो ग्रुप होते हैं वो जुड़े रहते हैं। तो संतृप्त वसीय जो अम्ल होते हैं इनका गुण यह होता है कि यह सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, जैसे मक्खन, जैसे मोम। ये सामान्य अवस्था में भी कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, मतलब ये तरल नहीं होते हैं। जैसे तरल का मतलब हो गया जैसे तेल होता है, सरसों का तेल हो गया, जो सभी प्रकार के तेल होते हैं वो तरल अवस्था में होते हैं, जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया। ये सामान्य ताप पर कैसे होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। असंतृप्त वसीय अम्ल में देखते हैं, इन वसीय अम्लों में कार्बन के जुड़े हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम जुड़ सकने वाले हाइड्रोजन से कम होती है। और ये कैसे होते हैं? सभी असंतृप्त वसीय अम्ल सामान्य ताप पर द्रव में होते हैं, मतलब लिक्विड में होते हैं, तरल पदार्थ में होते हैं। तरल पदार्थ का मतलब जैसे तेल हो गया, सभी बीजों का तेल हो गया, जैसे सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया। ये सभी जो तरल पदार्थ में होते हैं वो क्या होते हैं? असंतृप्त वसीय अम्ल। उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कि आवश्यक वसीय अम्ल क्या होते हैं। आवश्यक वसीय अम्ल का मतलब ये होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं तथा हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। आवश्यक वसीय अम्ल वे अम्ल होते हैं जिसे शरीर में दूसरे पदार्थों से संश्लेषित नहीं किया जा सकता है तथा जिन्हें भोजन में लेना आवश्यक होता है। आवश्यक वसीय अम्लों का अभाव शरीर में कई गंभीर लक्षण उत्पन्न कर देते हैं। आवश्यक वसीय अम्ल वही हो गया जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसकी कमी से बहुत ही गंभीर रोग भी हो सकते हैं। 3 वसीय अम्लों को आवश्यक वसीय अम्ल की श्रेणी में रखा गया है। यही 3 जो वसीय अम्ल होते हैं वो हमारे शरीर के लिए कैसे होते हैं? आवश्यक होते हैं। जैसे लिनोलिक अम्ल हो गया, लिनोलेनिक अम्ल हो गया, आर्किडोनिक अम्ल हो गया। ये 3 अम्ल कैसे होते हैं? हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। आगे देखते हैं, इन आवश्यक वसीय अम्लों की कमी से मनुष्य से भी त्वचा से संबंधित रोग हो जाते हैं। त्वचा जैसे हमारी त्वचा शुष्क हो जाती है। उसके बाद प्रजनन पे भी प्रभाव पड़ता है तथा दूध स्रावण पे भी प्रभाव पड़ता है। यकृत में वसा का जमा होना आदि लक्षण दिखाई देता है। उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजनीकरण। यह वह क्रिया होती है जिसमें असंतृप्त अम्ल संतृप्त अम्ल में बदल जाते हैं। इस क्रिया द्वारा वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है। अभी हमने बताया था कि जो असंतृप्त अम्ल होते हैं वो तरल अवस्था में होते हैं, जैसे तेल। तो उनको इसमें हाइड्रोजनीकरण में क्या किया जाता है? जो तरल पदार्थ होते हैं उनको ठोस पदार्थ में बदला जाता है। उसके बाद वसा का वर्गीकरण के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जो वसा या लिपिड्स होते हैं उसके वर्गीकरण मुख्य रूप से इनको 2 भागों में बांटा जाता है, साधारण वसा, व्युत्पादित वसा। साधारण में क्या हो गया? वसा या मोम हो गया, तेल हो गया। व्युत्पादित में क्या हो गया? वसीय अम्ल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया तथा स्टीरॉल्स हो गया। 3 प्रकार का होता है। तीसरा है यौगिक लिपिड्स। यौगिक लिपिड्स में क्या हो गया? फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स तथा प्रोटियोलिपिड्स।
इस तरीके से जो वर्गीकरण होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। इसमें आप देखेंगे साधारण लिपिड्स, इनको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, वसाएं, जो वसा होती है या तेल। उसके बाद क्या है, मोम। उसके बाद अगला क्या है, यौगिक लिपिड्स। यौगिक लिपिड्स साधारण वो होते हैं जो सिंगल बोन के होते हैं, यौगिक वो होते हैं जो मिले हुए होते हैं। इसमें क्या है, दूसरा क्या है, यौगिक लिपिड्स। यौगिक लिपिड्स भी 3 प्रकार के होते हैं, फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स तथा प्रोटियोलिपिड्स। उसके बाद तीसरा प्रकार हम देखते हैं व्युत्पादित लिपिड्स। ये जो लिपिड्स होते हैं सरल या यौगिक लिपिड्स के मिलने से बनते हैं। इसमें कौन से हैं, स्टीरॉल्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, अर्गोस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो आप जानते होंगे, कोलेस्ट्रॉल जो होता है जब मात्रा ज़्यादा होती है तो हमारे हृदय में जम जाता है। वैसे ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, यह जीवधारियों की वसा के मुख्य स्टेरॉल्स हैं। पौधों की वसा में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। स्टेरॉल्स अनेक शारीरिक महत्वपूर्ण उत्पादनों जैसे पित्त, अम्ल, कतिपय लिंगीय हार्मोन तथा विटामिन डी को प्रभावित करता है। जैसा कि आपने सुना होगा, कई लोगों के मुझे की जो सुबह की धूप होती है उससे हमें विटामिन डी मिलता है, तो विटामिन डी मिलता नहीं है, विटामिन डी बदलता है। जैसे जो हम कोलेस्ट्रॉल लेते हैं जो है जंतुओं की वजह से, जो मांस, मछली, अंडा जो हम खाते हैं उनसे जो हमें वसा की प्राप्ति होती है वो जाकर के हमारे परत के नीचे जमने लगती है। जब वो परत के नीचे जमती है तो जब हमें सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है सुबह की, जैसा हमने बताया कि विटामिन डी, जैसा कि सब लोग बताते हैं कि विटामिन डी की प्राप्ति होती है। जब ये वसा परत के नीचे जमी रहती है, हमारे त्वचा की परत के नीचे जमी रहती है, जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो विटामिन डी में बदल जाता है। तो विटामिन डी का कार्य क्या होता है, हमारे दांतों तथा हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करता है। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल का मुख्य कार्य यह होता है कि यह अपने जो जमा हुआ होता है ये सूर्य की रोशनी पड़ने पर किस में बदल जाता है, विटामिन डी में बदल जाता है। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि सुबह सुबह जाकर के धूप लेनी चाहिए, इससे हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। उसके बाद देखते हैं अर्गोस्ट्रॉल। यह वनस्पतियों द्वारा पाया जाता है तथा यह विटामिन डी के चयापचय में बहुत ही सहायता करता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो मांस, मछली, अंडा तथा जीव जंतुओं में पाया जाता है और जो अर्गोस्ट्रॉल होता है वह वनस्पतियों में पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं पोषण में वसा का स्थान। पोषण में हम वसा का स्थान देखते हैं कि जो हमारा पोषण होता है, जो हमारा भोजन होता है उसमें वसा का क्या स्थान होता है। वसा भोजन द्वारा ऊर्जा प्राप्ति के सर्वाधिक संग्रहित स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। जो भी हम भोजन करते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है, वसा करता है। किसी भी आपातकाल में वसा का संग्रह अत्यंत आवश्यक होता है। इसमें प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के कैलोरी मूल्य का 2.25 गुने से भी अधिक होता है। जो प्रोटीन का कैलोरी मूल्य होता है वो 1 ग्राम में 4 कैलोरी, जो कार्बोज का कैलोरी मूल्य होता है वो 1 ग्राम में 4 कैलोरी, लेकिन जो वसा की कैलोरी होती है वो 1 ग्राम में 9 कैलोरी होती है। इसे सूखे रूप में सरलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं वसा की प्राप्ति के साधन। वसा हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से वसा की प्राप्ति हम कर सकते हैं। अगर वसा की प्राप्ति की बात की जाए तो वसा हमें 2 रूपों में मिलती है, एक पशुजन्य, एक जीव जंतु तथा जानवरों के माध्यम से, दूसरा वानस्पतिक साधन जो पेड़ पौधों से हमें मिलता है। जो पशुजन्य स्रोत होते हैं उसके अंतर्गत क्या होते हैं, दूध तथा दूध से बने पदार्थ, मांस हो गया, मुर्गी के अंडे हो गया, अंडे का जर्दा मतलब जो बीच वाला भाग होता है, पीला भाग आदि के प्राप्त वसाएं आती हैं। जानवरों के दूध में वसा पायसीकृत के रूप में होता है। पायसीकृत मतलब जो ऊपर टहलता रहता है। उसके बाद अगला क्या है, वानस्पतिक स्रोत। वानस्पतिक स्रोत में वो होते हैं जो हमें वनस्पति के द्वारा मिलते हैं, जो पेड़ पौधों के द्वारा, जैसे अलसी हो गया, सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, तिल हो गया, बिनौला हो गया। बिनौला वो होता है जो हमें, जो कपास होता है, कपास के जो छोटे छोटे बीज होते हैं उनको बिनौला बोला जाता है। आदि के तेलों तथा विभिन्न प्रकार के बीजों तथा सूखे मेवों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त भी कुछ अनाजों में जैसे सोयाबीन का तेल में भी कुछ मात्रा में वसा पाई जाती है। तो इस तरीके से देखा आपने कि जो वसा प्राप्ति के साधन होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक पशुजन्य तथा जानवरों के द्वारा, दूसरा वानस्पतिक साधन।
उसके बाद आगे हम देखते हैं वसा की दैनिक प्रस्तावित मात्रा। वसा हमें दैनिक में कितनी मात्रा में लेना चाहिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान की अगर माने तो कि आहार वैज्ञानिकों के अनुसार प्रतिदिन के आहार में हमें 30% ऊर्जा की जो पूर्ति होती है वसीय तत्वों से की जानी चाहिए। जो व्यक्ति अधिक तला भुना भोजन लेते हैं वे सामान्य ऊर्जा का 40% तक वसा से पूर्ति क्या करते हैं कर लेते हैं। जैसे शैशवावस्था के बच्चे जो होते हैं, जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होते हैं, उनमें 25 से 30% ऊर्जा की जो पूर्ति होती है वो किससे होती है, वसा से होती है। उसके बाद बाल्यावस्था व युवावस्था में 15 से 20% तथा प्रौढ़ अवस्था में स्त्री जो होती है गर्भावस्था व दुग्धपान की अवस्था में 10 से 20% ऊर्जा की पूर्ति वसा द्वारा की जाती है। तो इस तरीके से देखना आपने कि वसा की दैनिक प्रस्तावित मात्रा कितनी होती है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ के हम देखते हैं वसा के कार्य। जो वसा हम ले रहे हैं वो हमारे शरीर में जाकर के कौन सा कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले हमें देखते हैं ऊर्जा प्रदान करना। इसका जो सबसे मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। उसके बाद ऊर्जा का संग्रह, जो ऊर्जा होता है वो स्टोर करके रखता है हमारे शरीर में। उसके बाद अगला है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करना, जो हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद अगला है वसा में घुलनशील विटामिनों की प्राप्ति करना। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। आगे हम विटामिन का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो जो विटामिन वसा में घुलनशील होती है उन विटामिनों की क्या होती है, प्राप्ति होती है। उसके बाद अगला है आवश्यक वसीय अम्ल प्रदान करना। उसके बाद अगला है शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना। जब हमारे शरीर में वसा की मात्रा रहती है, हमारे शरीर में वसा रहती है, मोटी परत रहती है, तो जो हमारे शरीर के आंतरिक अंग होते हैं उनको क्या करती है, चोटों से बचाती है। उसके बाद अगला अधिक अवधि तक संतुष्टि प्रदान करना। जैसे भोजन, जो वसा वाली चीज़ों को लेते हैं तो वो जल्दी उसका पाचन नहीं होता है, तो हमें भूख क्या होती है, बहुत देर से लगती है। तो ये क्या करता है, अधिक समय तक हमें संतुष्ट प्रदान करता है। उसके बाद अगला है प्रोटीन की बचत करना। उसके बाद भोजन को स्वादिष्ट बनाना। जितनी भी वसा वाली चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, भोजन को स्वादिष्ट बनाती हैं। उसके बाद अगला क्या है, आमाशयिक व आंत्र मार्ग को चिकना बनाए रखना। ये जहाँ भी रहती हैं अपनी चिकनाई से उस जगह को क्या करती हैं, चिकना बनाए रखती हैं। उसके बाद आगे देखते हैं वसा की न्यूनता से रोग। जो वसा होती है उसकी कमी से कौन कौन सा रोग हो सकते हैं। जैसे जो हमारे शरीर में आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर उनकी कमी होती है तो हमारे शरीर में बहुत ही भयानक रोग भी हो सकते हैं। इसकी कमी से प्रभाव जैसे शरीर की वृद्धि रुक जाती है, प्रजनन क्षमता की कमी होती है, त्वचा में विभिन्न रोग हो जाते हैं, त्वचा संबंधी जैसे हमारी त्वचा को होती है रूखी तथा झुर्रीदार हो जाती है। वसा में घुलनशील विटामिन का भी शरीर में उपयोग नहीं हो पाता तथा इसके परिणाम क्या होता है, न्यूनता से चिन्ह शरीर में प्रकट होने लगते हैं तथा त्वचा का सामान्य स्वास्थ्य, कांति, चमक नष्ट होने लगती है। उसके बाद देखते हैं प्रौढ़ों और बच्चों में त्वचा की बीमारी में पेट व टांगों में बाएं तरफ छोटे छोटे नुकीले दाने परिलक्षित होने जाते हैं, जिसे त्वचा टोड के समान नुकीली हो जाती है। इसे टोड स्किन या फ्राइनोडर्मा कहा जाता है। जो फ्राइनोडर्मा बीमारी होती है वो वसा की कमी से होती है। उसके बाद अगला आ गया वसा की अधिकता से हानियाँ। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, जो चीज़ फायदेमंद है वह आवश्यकता से ज़्यादा नुकसान भी कर सकती है। तो वसा की आवश्यकता से ज़्यादा जब उपयोग होता है तो वो शरीर के लिए दिक्कत करती है। जैसे अतिरिक्त वसा शरीर में त्वचा के नीचे परत में जमने लगती है, शरीर का भार अचानक बढ़ जाता है और यही मोटापा ओबेसिटी कहलाती है। मोटापा या स्थूलता स्वयं में कोई रोग नहीं होता है, परंतु अनेक रोगों को फैलाने में सहायक होता है। मोटापे की स्थिति से व्यक्ति डायबिटीज या मधुमेह से पीड़ित देखे जाते हैं। उसके बाद आगे है वसा की अधिकता में रोग कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में अधिक लेने से होती है। कोलेस्ट्रॉल जंतु भोज्य पदार्थ जैसे दूध, क्रीम, मक्खन, पनीर, घी, मलाई आदि में पाया जाता है। ऐसे पदार्थ आहार में अधिक लेने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जो शरीर की रक्त वाहिनियों की अंदरी दीवार को अवरोधित करती है, जिससे रक्त वाहिनियाँ संकुचित हो जाता है और क्या हो जाता है, बीपी बढ़ने लगता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा के बढ़ने की स्थिति को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है।
उसके बाद आगे है मोटापा को दूर करना। मोटापा को कैसे कर सकते हैं, पहले ये देखिए कि मोटापा बढ़ता किससे है। जो वसा वाली चीज़ हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो वो हमारी परत के नीचे जमने लगती है, तो हम मोटापा हमारे शरीर का बढ़ जाता है। तो वसा की मात्रा कम कर देंगे तो जो परत के नीचे वसा जमती है वो जमेगी ही नहीं, तो मोटापा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। उसके बाद आगे है वसा का पाचन, अवशोषण व चयापचय। सबसे पहले हम पाचन देखते हैं। वसा के मुंह व आमाशय में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। भोजन में वसा की मात्रा होने से भोजन आमाशय में अधिक देर तक रोका जा सकता है। इसी कारण पेट अधिक समय तक भरा महसूस होता है। आगे देखते हैं, वसा का जो पाचन क्रिया होती है वो आंतों में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम के द्वारा ग्लिसरॉल व फैटी एसिड में विभक्त हो जाती है। यह छोटी आंतों में उपस्थित श्लैष्मिक झिल्लियों में जाकर के उदासीन या वसा फास्फोलिपिड एवं कोलेस्ट्रॉल एस्टर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जो भी वसा की मात्रा हम लेते हैं वो जाकर के 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। पहला भाग जो होता है वो फैटी एसिड होता है तथा दूसरा भाग जो होता है वो ग्लिसरॉल होता है। वसा के पाचन के बाद जो वसीय अम्ल बनते हैं वह पित्त, लवण तथा पानी के साथ एक घुलनशील पदार्थ बनाते हैं जिसे मिसेल्स कहा जाता है। वसा के पाचन में कौन सी प्रक्रिया होती है, जो वसा की चीज़ों को हम लेते हैं वो अपने तरलतम रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब इसकी हम तीसरी प्रक्रिया देखते हैं जो चयापचय होता है। इसमें क्या होता है, अवशोषित वसा को काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। इस वसा का चयापचय विभिन्न पदों में होता है। जैसे सबसे पहली प्रक्रिया जो होती है पाचन होती है। जो भी हम वसा वाली चीज़ों को लेते हैं वो अपने तरलतम रूप में कन्वर्ट हो जाती है ग्लिसरॉल में तथा फैटी एसिड में, वसीय अम्ल में। पहले वो 2 भागों में बढ़ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं अवशोषण। वो दोनों पच करके ब्लड में जाकर के मिल जाती हैं। उसके बाद देखते हैं तीसरी की प्रक्रिया जो होती है चयापचय। चयापचय में क्या होता है, हमारे शरीर के जिस भी अंग को जितनी मात्रा में जो भी पोषक तत्व तो आवश्यकता होती है वो उनको ले जा करके क्या करते हैं, पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस तरीके से 3 चरणों में हमारी पाचन क्रिया पूरी होती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने वसा से संबंधित सारे टॉपिक को कवर किया है कि वसा क्या होता है, वसा का वर्गीकरण क्या होता है, वसा की कमी या अधिकता से कौन से रोग होते हैं। इस तरीके से वीडियो को पूरा आप लास्ट तक देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।